हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, एकदम अच्छा हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग यहाँ पर थे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। लास्ट में जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी उसको मैं एक बार वापस आप लोगों को बताता हूं। यहां पर मैंने आप लोगों को कहा था कि किसी भी ट्रायंगल की एक साइड अगर अपने पास 15 है, एक साइड अगर अपने पास 15 है, एक साइड यदि 25 है और एक साइड अगर ए है, और हमें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि ए जो है यहां पर इंटीजर है, यहां पर पूर्णांक है। यहां पर कल की क्लास छोड़ी थी, एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, एक और अब हम लोग एग्जांपल करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां पर कल की क्लास हम लोगों ने छोड़ी थी उसी को हम लोग स्टेप वाइज अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल याद होगा और मैं आप लोगों से चाहता हूं कि कल की क्लास आप लोग जरूर देख कर आना। पहली क्लास देखोगे तभी आपके समझ में आएगी, नहीं तो चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आएंगी। याद रखना, सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से कि इसकी ए की रेंज या प्रास बताइए। जो भी चीज पूछी गई है वो ए के बारे में पूछी गई है। तो पहला क्वेश्चन है ए की रेंज या प्रास आप लोग बताइए कि कहां से कहां तक होगा ए का मान। तो याद रखना, कल की क्लास में आप लोगों ने समझा था, कल हम लोग ये चीज समझ चुके हैं। पिछली चीजें मैं आप लोगों के लिए रिवाइज कर रहा हूं। ए का मान कहां से कहां तक पॉसिबल है? तो दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। ए का जो वैल्यू होगी वो दो साइड का जो सम होगा, इन दोनों का सम जो 40 होगा वो तो ए से बड़ा होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो तीसरी साइड से छोटा होगा। तो ये अपने पास ए का जो मान आ गया वो 40, अपने पास से 10 से लेकर 40 तक। पहला क्वेश्चन आप लोग सभी लोग बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो? क्या बताओ मुझे। पहली बात, क्या सब लोग समझ पाए हैं? क्या एक एक चीज में जो कल पॉइंट आपको पढ़ाया था उस चीज को मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको, और उसके बाद मैं आगे बढ़ना शुरू करूंगा। जो कल पॉइंट था, एक पॉइंट जो कल लास्ट वाला था उसका मुझे दो एग्जाम्पल देने होते हैं। कल एक ही एग्जाम्पल दिया था, दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। एच और एन भाई आप लोग बोलते रहना। दूसरा अपने पास यहां पर रेंज या प्रास का, इसका ए का मिनिमम मान मुझे बताइए क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए की मिनिमम वैल्यू अपने पास क्या है, तो ए की जो मिनिमम वैल्यू अपने पास होगी वो मुझे बताइए कितनी होगी। आप लोग सभी लोग बताओ। तो आप लोग कहोगे सर ए का जो मिनिमम मान है वो अपने पास पॉसिबल होगा 11। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे तो भाई ये बता दीजिए कि ए का मैक्सिमम मान अपने पास कितना होगा, 3 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास है वो ये है कि ए का अपने पास मैक्सिमम मान कितना होगा, अधिकतम वैल्यू कितनी होगी। तो अधिकतम वैल्यू 39 होगी। इंटीजर में होना चाहिए, ये क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है, 39 से छोटा है, और इंटीजर में अगर होना चाहिए तो ये अपने पास 39 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, अपने पास यहां पर 4 नंबर जो पॉइंट अपने पास है वो ये है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल बताइए आप लोग। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल निकालने के दो तरीके हैं, या तो 40 में से 10 माइनस करके एक माइनस कर दो। 40 10 नहीं है वासु। यहां पर कुछ बच्चे गलती से क्या करते हैं, वो यहां पर ये सोच लेते हैं कि इसका डबल करके -1 करना है, इसका डबल करके -1 नहीं करना। अगर आपको बेसिक से करना है तब तो 40 में से 10 माइनस करके एक माइनस और करो तो अपने पास 29। या तो इस चीज से अगर करना है तो 40 -10 इसके बीच की संख्या अगर निकालनी होती है तो बराबर में अपने पास यहाँ पर 29 ऐसे आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो इससे अगर करना चाहते हो तो, या आप लोग इससे अगर करना चाह रहे हैं, यहां पर इस वाले तरीके से अगर करना चाह रहे हैं तो आप लोग क्या करोगे, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2 × 15, ये जो लिखा हुआ है छोटे वाली साइड को इंटू करते हैं -1 और आंसर आ जाएगा 29।
मैं आपको फिर बता देता हूं, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि वो क्या करते हैं, इसको वो सोचते हैं छोटे वाली साइड इसको डबल करके -1 करना है। ऐसा नहीं है, यहां से अगर करना चाहते हो तो पूरा आप लोग माइनस करो, नहीं तो आप लोग यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये अपने पास छोटे वाली संख्या को डबल करके -1 करो। यहां पर 5 नंबर जो अपने पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 5th जो लिखा हुआ है वो अपने पास लिखा हुआ है द सम ऑफ पेरीमीटर। सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल, जितने भी संभावित त्रिभुज बनेंगे उनका परिमाप अपने पास कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा, ये अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो याद रखना, जब पेरीमीटर आप लोगों से पूछ रहा है तो जितने भी ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल कितने बनेंगे, ट्रायंगल अपने पास बनेंगे 29, उन सभी का सम पूछ रहा है, जो 29 ट्रायंगल बनेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे वो मैं बता देता हूं। पहला जो ट्रायंगल बनेगा वो अपने पास यहां से शुरू हो जाएगा, ये तो दोनों फिक्स है, 15 और 25 तो फिक्स है। ये वाला जो अपने पास पहली साइड 11 होगी, 15 और 25 तो फिक्स है। अपने पास ये वाली जो साइड होगी 15 और 25 तो फिक्स है, ये वाली साइड 12 आ जाएगी। अगला 15 और 25 तो फिक्स है, ये वाली जो साइड अपने पास आ जाएगी वो अपने पास 13 आ जाएगी। इसी प्रकार से ट्रायंगल अपने पास चलता रहेगा और लास्ट में अपने पास आ जाएगा 15 और 25 तो फिक्स है और ये वाली साइड जो आ जाएगी वो 39 तक आ जाएगी। ऐसा करके टोटल ये 29 ट्रायंगल बनेंगे। तो या तो कल की क्लास में मैंने आपको एक तरीका ये समझाया था कि पहले आप लोग क्या करोगे, इसका परिमाप निकाल लोगे, इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर, प्रत्येक ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल लो और फिर उसके बाद उसको ऐड कर लो। लेकिन इसमें सोचने में आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो ऐसे करने के बजाय आप लोग क्या करोगे, मुझे बताइए 15 कितनी बार आएगा। अगर मैं 15 की बात करूं, साइड जोड़नी तो है, तो 15 जो अपने पास आएगा, 15 जो आएगा वो क्या 29 बार आएगा क्या, अलग अलग तीनों साइड जोड़ लो। तरीका कल मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कहा था 29 अपने पास टाइम आएगा, अपने पास 15 जो आएगा वो अपने पास 29 बार आएगा। ऐसे अब 25 भी कितनी बार आएगा, तो 25 अपने पास जो आएगा वो भी 29 बार आएगा, 29 बार आएगा अपने पास 25, प्लस अपने पास दो साइड तो ऐड होगी सभी ट्रायंगल की। पेरीमीटर का मतलब जितनी भी साइड्स अपने पास हैं उन सभी का अपने पास। गुंजन जाधव के भी एफ कैट में सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है गुंजन, कल भी एक बच्चा था उसके भी सारे हो गए थे भाई। एफ कैट में मैथ्स के सारे क्वेश्चन हो गए थे, और यही तो अपना काम है कि सभी क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाए। मुझे एक बात बताओ, यहां पर सभी साइड्स को हम लोगों को ऐड करना पड़ता है, तो 15 15 15 15 अलग से ऐड करने के बजाय अपने पास 29 बार है, अपने पास 25 भी 29 बार है, और आगे वाली जो अपने पास है यहां पर, उसमें आप लोग क्या करोगे, यहां से जोड़ना शुरू करो। 11 प्लस अपने पास 12 प्लस अपने पास 13 प्लस अपने पास 14, और यहां तक कहां तक 39 तक आप लोगों को ऐड करनी है। एक साइड अपने पास फिक्स नहीं है, और इसका ऐड करने का तरीका जो मैंने आप लोगों को कल समझाया था वो मुझे बताइए क्या था। ये तो बिल्कुल ठीक है, 29 गुना अपने पास 15, ये बिल्कुल ठीक है 29 गुना अपने पास 25। लेकिन अगर आपको याद हो, आपको पता हो, लगातार संख्याओं को ऐड करने का तरीका कल भी मैंने सिखाया था, आज मैं फिर सिखा देता हूं। अगर कभी भी अपने पास लगातार संख्याएं अगर जोड़नी है तो उसका तरीका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, 11 प्लस अपने पास 39 बट्टे अपने पास 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स तो ये टोटल 29 ही होंगी। ये लीजिए a प्लस एल बाई 2 इंटू अपने पास n। जब भी डिफरेंस सेम हो तो सम का फॉर्मूला ये आप लोग याद रखोगे, ताकि एग्जाम में थोड़ा सा आपका टाइम बचाए। क्या सभी जगह से 29 कॉमन आ रहा है क्या, आपको बिल्कुल सर 29 कॉमन आ रहा है, तो यहां से अपने पास 15 बचेगा, यहां से अपने पास 25 बचेगा, और यहां से अपने पास कितना बच जाएगा 39, और अपने पास एक 50 हो जाएगा। तो क्या ये भी 25 ही बच गया है क्या, ये भी 25 बच गया है। तो 29 इंटू अपने पास ये ऐड करने पर हो गया 65। जैसे बहुत सारे बच्चों ने आंसर बताया 1885, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा 5 के 5 क्वेश्चन आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स ये रहा 29, 29 टर्म्स होंगी भाई, ये अपने पास यहां तो याद कर लो। या नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1।
उम्मीद है प्रत्येक बच्चे 5 के 5 क्वेश्चन कल मैं आपको समझा कर गया था और वो चीज आप लोगों को मैंने समझा दी है। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 हम लोग कल कर चुके थे। अब मैं 5वां पॉइंट, इनके जो नाम है वो आप लोगों को याद होने चाहिए। ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए। हमारे पास टाइप नंबर जो 5 है बेसिक में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। और पॉइंट नंबर 5 जो है, किसी भी ट्रायंगल को दो भागों में आप लोग बांट सकते हो। एक अपने पास बेस्ड ऑन एंगल्स और दूसरा बेस्ड ऑन साइड्स। यदि कभी भी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर अलग अलग है, किसी भी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड अलग अलग अगर हैं, पहली दूसरी और तीसरी तीनों साइड अगर अलग अलग हैं, तो इसका नाम बताइए आप लोग क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। आज यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। कल वाली चीज क्योंकि 2 एग्जाम्पल देने होते हैं मुझे, क्योंकि कुछ बच्चों को कम समझ में आता है। कल मैं एक ही एग्जाम्पल दिया था, तो आज दूसरा एग्जाम्पल वो दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें हम लोग पढ़ते हैं। यदि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड डिफरेंट हो तो उसको हम लोग बोलेंगे, या हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज हम लोग बोलते हैं, याद रखना। यदि अपने पास यहां से दो साइड अगर किसी ट्रायंगल की इक्वल हैं, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हैं, कोई भी ट्रायंगल अपने पास है उसकी दो साइड अगर इक्वल हैं और एक साइड उनसे बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सम यानी बराबर, द्विव यानी दो, बाहु यानी भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको बोलते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। हम लोग इस चीज को बोलते हैं। ये आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। सभी ये इनके नाम हैं भाई, ये इनके नाम हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। सम द्विबाहु त्रिभुज। और किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड ही अगर बराबर है, तीनों साइड ही अगर अपने पास बराबर हैं, तो इस चीज का जो नाम होगा उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज। यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखना भाई, कल हमारा एक डिस्कस हुआ था कि सर वो जो प्रैक्टिस बैच है, याद रखना मॉर्निंग में एक जो पेपर होगा, डेली में आप लोगों का एक पेपर लूंगा। पेपर आप लोग उसको दे सकते हो, मतलब मॉर्निंग में मैथ्स का जो प्रैक्टिस बैच होगा उसमें सारी की सारी चीजें नहीं होंगी, ध्यान रखना। मतलब टॉपिक वाइज नहीं होंगे, उसमें मैं मिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा। किसी भी बच्चे को टॉपिक वाइज पढ़ना है तो इस बैच को ज्वाइन करे और टॉपिक वाइज वो कर ले। और जिस बच्चे को अगर प्रैक्टिस बैच में चाहिए तो उसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, सभी के क्वेश्चंस एक साथ। मॉर्निंग में जब भी आपको टाइम मिले पूरे दिन में आप लोग पेपर दीजिए, शाम को 6 से 7, 6 to 7 उन 25 क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। तो ये अपने पास शुरुआत जो होगी वो 15 मार्च से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। 15 मार्च से शाम को पूरे दिन में पेपर, पहले आप लोग खुद 15 मिनट में उस पेपर को करने की कोशिश करो। पहले दिन 25 के 25 क्वेश्चन 15 मिनट में नहीं पढ़े जाएंगे, लेकिन 3 महीने का ये हम लोग प्रैक्टिस बैच ले रहे हैं। 3 महीने में आपकी संडे को छोड़कर बाकी 6 दिन क्लास होंगी, तो उसमें आप लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हो, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। वो अभी अनाउंस हो गया है आप लोगों के लिए। फी उसकी जो डेली जो अपनी सुबह टेस्ट होगा आपका, शाम को आपकी क्लास होगी, इसकी अभी तो फी अब शुरुआत में 699 रखी गई है भाई। शुरुआत में 699 रखी गई है इस चीज की, ठीक है ना। 3 मंथ्स का ये बैच होगा, प्रैक्टिस बैच होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ याद रखना वही बच्चे एनरोल करें जिसको थोड़ी बहुत चीजें आती हो। जो मतलब टॉपिक वाइज अगर पढ़ना है तो वो कोई भी बच्चा एनरोल मत करना उसमें। टॉपिक वाइज पढ़ना है तो यहीं पर एनरोलमेंट करो आप, और टॉपिक वाइज नहीं करके मिक्स क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो करना है। सिकंदर ये मतलब मैंने तो 699 रुपए देखिए कम ही रखी है भाई शुरुआत में आप लोगों के लिए। आशु फ्री का कोई चीज यार थोड़ी वैल्यू नहीं होती फ्री वाली, आप लोग खुद ही नहीं आओगे। डिस्काउंट के बाद ही है उमेश ये,
वैसे फीस 1000 रुपए है, डिस्काउंट के बाद 699 है। मिक्स क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, याद रखना सेम डे हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, सेम डे अलजेब्रा पढ़ेंगे, सेम डे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और सेम डे हम लोग ये करेंगे। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। और याद रखना सारे बच्चे इस चीज को, यस कह रहे हैं सर 499, यस देखिए 1000 कर देते तो आप कहते हैं सर 899 कर दो, 899 कर देते तो आप कहते हैं सर 799 कर दो, ये कर दिया है तो सर 699 कर दो। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो सभी लोग यहां पर, तो उसको ओनली वही बच्चा एनरोल करे जिसको चीजें आती हो थोड़ी बहुत। याद रखना क्योंकि उसमें हम मिक्स क्वेश्चंस के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक वाइज पढ़ना है किसी बच्चे को तो यहां आए, नहीं तो प्रैक्टिस करनी है तो वहां आ जाए। अब यहां पर आ जाओ आप लोग। तो वो बैचेज जो है वो आप लोगों के लिए कर दिए हैं, मतलब वो बैच जो है वो पब्लिश हो चुका है, तो किसी भी बच्चे को जब भी एनरोल करना हो भाई आप लोग कर लेना। मैं आपको क्या बता रहा था, यहां पर अपने पास ऐसा है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी। यदि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल ही अपने पास 90 डिग्री से छोटे हैं, बेस्ड ऑन एंगल्स, ध्यान से समझने की कोशिश करो। दूसरा, अपने पास किसी भी ट्रायंगल के यदि तीनों एंगल ही लेस देन 90 डिग्री है, तीनों जो एंगल हैं वो लेस देन अगर 90 डिग्री अगर है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। अपने पास इस चीज को हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज। ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करो सभी लोग। यदि अपने पास कभी भी प्रत्येक कोण, अगर अपने पास किसी भी ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री है, ये अपने पास एक कोण अगर 90 डिग्री है, दो तो छोटे होंगे ही होंगे 90 से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल भी अगर 90 डिग्री हो गया है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, एक नंबर भी अगर 90 डिग्री अपने पास हो गया है, तो दो तो 90 से छोटे होंगे ही होंगे। एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, ध्यान रखना उसका नाम क्या होता है, मुझे नाम बताइए आप लोग। तो आप लोग कहोगे सर इसका जो नाम होता है वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल, अपने पास समकोण त्रिभुज। और यदि किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है, याद रखना क्योंकि तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री से अब 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल भी अगर 90 थीटा जो है वो 90 डिग्री से अगर बड़ा आ गया, तो इसका मतलब अपने पास यहां पर, और ये तो पता ही आपको 180 से तो छोटा होगा ही होगा, लेकिन एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा आ गया तो ध्यान रखना दो एंगल तो फिर 90 से छोटे होंगे ही होंगे, और उस ट्रायंगल का जो नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अपने पास क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज। ये अपने पास, ये जैसे ही अपने पास ये आता है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, इसमें मुझे समझाना ज्यादा कुछ है नहीं, ये इनके नाम होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ध्यान रखना बस, तीनों एंगल अगर अलग, तीनों साइड अलग अलग हैं तो स्केलन, दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस या समद्विबाहु, और तीनों साइड अगर बराबर हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल या अपने पास समबाहु त्रिभुज, ये अपने पास होगा। अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री है तो राइट एंगल, और एक 90 डिग्री से अधिक है तो ऑब्ट्यूज। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए सभी लोग यहां पर। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए यहां पर अपने पास किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हैं तो याद रखना उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, दो साइड बराबर है तो उसके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, याद रखना। अब ध्यान से समझिए सारे लोग, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे कल की क्लास में, आज में हम लोग और थ्योरी पर ही बात करेंगे, कल की क्लास में जैसे हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर सभी लोग ध्यान से समझना कि अपने पास यहां पर जैसे ही अपने पास ये जो है इधर से और इधर से दो साइड बराबर है तो सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये चीज हम लोग काम में लेंगे, याद रखना।
दो साइड बराबर तो एंगल भी बराबर। तीनों साइड अगर बराबर होंगी, ध्यान से समझना, तीनों साइड बराबर होंगी तो तीनों एंगल भी बराबर हैं। तीनों का सम होता है 180 और तीनों बराबर बराबर। तीनों का सम होता है 180 और तीनों बराबर बराबर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण जो होगा वो भी मुझे बताइए कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो हमें पता है कि प्रत्येक कोण जो होगा वो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री होगा, याद रखना। समद्विबाहु त्रिभुज का हमें एंगल नहीं पता, हो सकता है 70, 70 और 40 हो सकता है 50, 50 और 80 हो सकता है 80, 80 और अपने पास 20 हो, कितने भी डिग्री हो सकता है। बस ये पता है कि दो एंगल बराबर होंगे और स्केलर ट्रायंगल के तो तीनों एंगल अलग अलग होते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। तो तीनों साइड अलग हैं तो स्केलन या विषमबाहु, दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस, तीनों ही अलग अलग हैं, तीनों ही बराबर है तो इक्विलेटरल या समबाहु। एक तीनों ही एंगल अगर 90 डिग्री से छोटे हैं तो एक्यूट, एक 90 डिग्री होते ही राइट, एक 90 डिग्री से बड़ा होते ही ऑब्ट्यूज या अधिक कोण त्रिभुज होता है। ये इनके नाम है जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जो आप लोगों को याद करना है, ध्यान रखना आप लोग। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। और पॉइंट नंबर 6 पर मुझे एक बात बताइए, एक ट्रायंगल की जो साइड है, ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसकी जो साइड है वो है 4, 5 और 6। तो मुझे बताइए ये कौन सा त्रिभुज है, सबसे पहले मुझे ये बताओ सब लोग मिलकर। ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ये कौन सा त्रिभुज है, ये बात बताइए मुझे सभी लोग मिलकर। तो यहां पर ए बी और सी जो अपने पास है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। स्केलन तो कोई भी बता देगा, मैं पूछ रहा हूं ऑप्शन में एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है। ध्यान रखना तीनों साइड अलग अलग है तो स्केलन तो कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा भी बता देगा। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है, ये बात बताइए सब लोग। न्यून कोण है, अधिक कोण है या समकोण है, ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान रखना। अंकित का आंसर ऑब्ट्यूज है, एक बच्चे का आंसर एक्यूट है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है, रवि मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो त्रिभुज है ये न्यून कोण है, अधिक कोण है या समकोण है, ये बात मैं पूछ रहा हूं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना बोर्ड पर। अपने पास कोई भी जो ट्रायंगल है ए बी और सी, ध्यान से समझिए, एक ए है, एक बी है, एक सी है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। ए बी और सी, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो सबसे बड़ी साइड सी है, ध्यान दो, ब्रिजेश यादव कह रहे तीनों बन सकते हैं, ब्रिजेश अब समझना। मान लो सबसे बड़ी साइड अपने पास अगर सी है, इनमें से ए बी और सी में सबसे बड़ी साइड हमें पहचान लेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू जब दी भी मिलेगी कि सी है, जैसे यहां पर सबसे बड़ी साइड कौन सी है 6, उसको आप लोग अलग रख लो। यदि कभी भी अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो साइड्स के स्क्वायर का सम अगर तीसरी से बड़ा है तो इस चीज का जो नाम होता है वो अपने पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर साइड देने के बाद कभी भी हम लोगों से पूछ ले कि एंगल पर बेस्ड, दे तो दिए साइड और एंगल पर बेस्ड अगर पूछ ले तो फिर पता करने का तरीका ये इस टाइप का होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। जैसे अगर कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान रखना सी यहां सबसे बड़ी साइड है जिसको अलग रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर बराबर अगर सी स्क्वायर के है तो उम्मीद है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगी बचपन में जो पढ़ी थी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर क्या राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है क्या? तो आपको बिल्कुल सर समकोण त्रिभुज में लगती है। ये लीजिए, ये अपने पास आ जाएगा समकोण त्रिभुज होगा। और यदि कभी भी अपने पास ऐसा हो
3 नंबर पॉइंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन अगर अपने पास सी स्क्वायर हो तो ये ही है अपने पास छठा पॉइंट। ये अपने पास इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज हम लोग इसको लिखते हैं। अगर कभी भी ऐसा है तो ये चीज आप लोग याद रखना, अधिक कोण त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तीनों साइड देने के बाद अपने पास पूछेगा कि बताओ न्यून कोण है, अधिक कोण है या समकोण है, कौन सा ट्रायंगल अपने पास है। तो जैसे ही इस टाइप से अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर दो छोटी साइड कौन कौन सी हैं ये बात बताओ। क्या इसमें से सबसे बड़ी साइड आप लोग ढूंढ लोगे क्या? सबसे पहले ये बात बताइए सभी लोग। तो यहां पर आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर, हम लोग यहां पर सबसे बड़ी साइड ढूंढ लेंगे। तो करना क्या है आपको, क्योंकि आपको तीनों साइड देने के बाद ऑप्शन जो मिलेंगे एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा, राइट होगा या हमें नहीं पता क्या होगा, इस प्रकार से अपने पास आएगा। तो सबसे बड़ी साइड मुझे उम्मीद है कि न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेंगी तो आप ढूंढ लोगे। तो दो छोटी साइड, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। तो इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो तो 41 बन जाएगा, 41 बन जाएगा। 41 अगर बड़ा है इसका मतलब ये न्यून कोण त्रिभुज है, अपने पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज अपने पास है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यदि अपने पास इनको जोड़ने पर 41 अगर आ रहा है तो 41 आते ही 41 36 से बड़ा है, और 41 36 से अगर बड़ा है तो इसका मतलब अपने पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये चीज आप लोग याद रखना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। रवि कह रहा है वैल्यू नहीं दी हुई, तो वैल्यू नहीं दी हुई तो पूछेगा कि ये क्या है, ऐसे लिख के पूछेगा ये क्या है, और फिर ऑप्शन देगा ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्किल है या ये पॉलीगन है। तो आप तुरंत बता देना कि ये ट्रायंगल है, ऐसे क्वेश्चन आएगा फिर आपके पास भाई। हाँ दोनों पे ही है सिवा, ठीक है ना। देखिए मैं फिर बताता हूं। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं ये बता रहा हूं, 6 की जगह अगर मान लो वो 7 लिख दे, मान लो 6 नहीं देकर वो अगर 7 लिख दे, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 49, क्या ये इधर वाला बड़ा हो जाएगा क्या? और 6 की जगह 7 अगर दे दे वो, तो कौन सा ट्रायंगल होगा? फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे सभी लोग, कि ये अपने पास यहाँ पर इस टाइप से चीजें आप लोगों को याद रखनी है। एक बात ध्यान रखना, ये जो अपने पास आता है ये अपने पास कोसाइन रूल से आता है। कोसाइन रूल मैं आप लोगों को समझाऊंगा बनता कैसे, ये चीज हम लोग मेंसुरेशन में सीखेंगे। कुछ चीजें आप लोग याद भी किया करो, ये चीजें हम लोग मेंसुरेशन में सीखेंगे कि कोसाइन रूल कैसे बनता है। मेंसुरेशन नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा। और वो अपने पास उसके बाद थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए इसको प्रूव करने के लिए। जिसको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आती है उस बच्चे को तो मैं समझा पाऊंगा, नहीं तो आप ध्यान रखना इसको यहां पर छोड़ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इसको याद कर लो। ना ना, सबसे बड़ी साइड 5 और 7 को साथ नहीं ले सकते, सबसे बड़ी साइड को आपको सी मानना है हमेशा। यहां पर अगर ये बराबर हो जाए, जैसे 3 4 और 5 दे दे तो ये बराबर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा तो राइट एंगल। अगर ये बड़ा है तो एक्यूट होगा, छोटा है तो अपने पास ऑब्ट्यूज होगा, और बराबर आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहाँ पर कोसाइन का जो रूल है वो अपने पास ये होता है, मान लो सबसे बड़ा एंगल अगर अपने पास सी है तो कोस सी बराबर, या हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये तो होता है सबसे पहले कोसाइन रूल। ये सर कैसे आया, तो ये समझाने के लिए मैं आपको ज्योमेट्री के बाद जो मेंसुरेशन हम लोग पढ़ेंगे उसमें मैं आपको खुद ही समझाऊंगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिन बच्चों का मैथ्स क्लियर है उनको मैं बता दूं ये बनता कैसे है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस का मान ध्यान रखना पॉजिटिव होता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री जब न्यून कोण होता है 0 से 90, उसमें कोस का मान पॉजिटिव होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और 90 डिग्री पर कोस का जो मान होता है, 90 डिग्री पर
कोस का मान होता है 0 और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू होती है नेगेटिव। तो यहां पर जब ये कोण न्यून कोण है, समझ लो, जिस बच्चे को समझना है, मैथ्स क्लियर है, वही कर पाएगा। एक बार समझाता हूं, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो सोचना कि इसको याद करना आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव लेने के लिए इसका मान पॉजिटिव अपने पास होना चाहिए, ऊपर वाले की वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, नीचे वाला तो साइड है, साइड हमेशा पॉजिटिव होती है ही, ऊपर वाले की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव लेने के लिए मैथ्स में जब आप लोग पॉजिटिव लिखते हो, इसका मतलब उसको लिखते हो ग्रेटर देन 0। वैसे तो बोलने को तो पॉजिटिव बोल दिया, लेकिन मैथ्स में अगर लिखना है तो बोलते हैं पॉजिटिव चीज को हम लोग बोलते हैं अपने पास ग्रेटर देन 0 है। तो मुझे बताओ, जब भी अपने पास 90 डिग्री से छोटा हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अपने पास सी स्क्वायर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहां पर इस पर जो कोस का मान होता है 90 डिग्री, अगर ये एंगल 90 डिग्री हो, ये एंगल 90 डिग्री अगर होगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। इनटू करोगे 0 से तो ये बन जाएगा। उस कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा? सी स्क्वायर। यहां से ये चीजें आती हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यदि कभी भी अपने पास ऐसा हो कि ये अगर अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो जैसे ही 90 डिग्री से बड़ा हुआ, ऑब्ट्यूज होता क्या है? ऑब्ट्यूज होता है जो 90 डिग्री से अपने पास बड़ा हो। तो बड़ा अपने पास यहां पर, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो अपने पास कोस सी जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होते हैं अपने पास नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नेगेटिव को हम लोग लेस देन 0 लिखते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास कितना होगा? सी स्क्वायर। ये अपने पास आ गया है। बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि हम लोग ये कैसे कर पा रहे हैं? आरबीएससी 11th का चैप्टर नंबर 3, मैं यही बता दूंगा आपको, कोसाइन रूल चैप्टर नंबर 3 11th पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोसाइन रूल में मेंशुरेशन में मैं समझा दूंगा। तो मैं फिर बता दूं, क्योंकि ये उन बच्चों के समझ में आता है जिनका मैथ्स क्लियर होता है, तो इस चीज को मैं यहां पर नहीं बताता। क्योंकि पहली बात तो कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि कोसाइन रूल क्या है, पहली बात। दूसरी बात, फिर ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, कहां पर 0 हो जाता है, ये बात भी नहीं पता। तो उनको मैं कितनी भी कोशिश कर लूं फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग इस चीज को याद रखना। क्या ये चीज याद कर लोगे क्या? बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है तो अपने पास ये होगा, बराबर है तो ये होगा, और अगर छोटा है तो अपने पास ये होगा। इस चीज को आपको याद करना है, ध्यान रखना। क्योंकि आपको कोसाइन भी नहीं पता, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पता, तो ये चीज आप लोगों को ऐसे ही देख लेनी है एक बार। याद रखना, पॉइंट नंबर जो 7 है वो अपने पास इस प्रकार से है। ए स्क्वायर अपने पास किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, मुझे एक बात बताइए, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में? क्या आप लोगों को पता है क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अपने पास होता है किसके? सी स्क्वायर के बराबर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो बताओ सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? राइट एंगल ट्राइंगल में अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताइए, ए सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? पाइथागोरस थ्योरम, समकोण त्रिभुज, सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी बताओ? तो आप लोग कहोगे सर सी सबसे बड़ी साइड होगी। जो सी है वो ग्रेटर देन होगा ए, या ए जो है वो सी से छोटा होगा, और बी भी जो है वो सी से छोटा होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके अगर ऐड करें तब जाके अपने पास सी स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ए का मान भी सी से छोटा होगा और बी का मान भी सी से छोटा होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पाइथागोरस थ्योरम अपने पास ये रहा। सी यहां हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होगी, ध्यान रखना। मैं यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम तो आपको याद रहती है, लेकिन हमारा पॉइंट नंबर 7 ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन होता है सी क्यूब के राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में। ये पॉइंट भी आप लोग चाहो तो याद कर सकते हैं, ध्यान रखना। ये वाला जो क्वेश्चन है, एक बार हमारे राजस्थान में आरएस जो होता है
जो उसका एग्जाम सब्जेक्टिव होना शुरू हो गया था और उसमें मैथ्स सब्जेक्टिव होना शुरू नहीं हुआ था, सब्जेक्टिव ही होता है, एक बार उसमें मैथ्स आना शुरू हो गया था और उसमें ये क्वेश्चन आया था। कुछ दिन के लिए मैथ्स आया था, फिर बच्चों ने हौला कर दिया कि मैथ्स नहीं आता हमें, तो उससे मैथ्स हटा लिया था फिर मेन से। तो यहां पर अपने पास उसमें आया था कि इसको प्रूव करो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन सी क्यूब अपने पास कैसे होता है, इसको प्रूव करना था वहां पर। जबकि एक बार ये क्वेश्चन सीडीएस में आ चुका है, सीडीएस में क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सा यहां पर अपने पास सत्य है, निम्न विच ऑफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ऐसे हम लोगों से पूछता है। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो ये रिजल्ट, क्योंकि अपने पास सीडीएस का क्वेश्चन एसएससी में, एसएससी का रेलवे में, रेलवे का सीडीएस में आ चुका है, तो क्वेश्चन एक बार आने के बाद फिर से उसकी संभावनाएं रहती हैं। तो इस चीज को आप लोग याद कर लो और याद रखना नोट्स जो आपको दिए गए उसमें काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो उसमें नहीं लिखी हुई हैं। तो मैं यहां पर जो मैं आपको बताऊं तो नोट्स आपको जरूर बनाने खुद के, या नहीं बनाओ तो जो एक्स्ट्रा चीज वो देखते रहो, जो एक्स्ट्रा चीज मैं बताऊं वो लिख लिया करो। तो यहां पर मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। ये अपने पास मान लीजिए ए है, बी है और सी है, ये अपने पास ए बी और सी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है अपने पास सी स्क्वायर के। जैसे अपने पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 के स्क्वायर के। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है अपने पास 5 के स्क्वायर के। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये लीजिए, ध्यान से सुनना सारे लोग, ध्यान से सुनने की कोशिश करो मैं क्या समझा रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यदि मैं यहां पर आप लोगों के लिए इंटू कर दूं दोनों तरफ सी से, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? यहां भी इंटू कर देता हूं मैं सी से और यहां भी इंटू कर देता हूं मैं सी से, क्या बराबर के दोनों तरफ बराबर बराबर संख्याओं का मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये बताओ। एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं। जैसे अगर मैं चाहूं ये दोनों चीज बराबर हैं तो इधर भी इंटू कर दूं मैं 5 से और इधर भी इंटू कर दूं मैं 5 से, तो बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज बताइए आप लोग सभी लोग। बिल्कुल आपको बात समझ में आई है। यहां पर क्या ये 5 अकेले 3 से इंटू होगा, दोनों से इंटू होगा, तो ये इधर बनेगा 5 इंटू 3 का स्क्वायर, इधर बनेगा 5 इंटू 4 का स्क्वायर, और ये इधर बन जाएगा 5 का क्यूब अपने पास बन जाएगा। ये जो c इंटू होगा ये दोनों के साथ इंटू होगा, ये c इंटू अपने पास ए स्क्वायर प्लस सी इंटू अपने पास बी स्क्वायर बराबर अपने पास सी का क्यूब। बोलिए ठीक है क्या? सी का जो इंटू होगा अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे या 5 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। और एक छोटी सी बात मुझे सभी लोग मिलकर बताना, प्रत्येक बच्चा, यदि अपने पास 7 बराबर है 7 के, ध्यान से सुनना, 7 7 के बराबर है, लेकिन मैं इधर भी इंटू कर देता हूं 5 से और इधर भी इंटू कर देता हूं 5 से, तो क्या दोनों इक्वल रहेंगे क्या? बताना मुझे एक बार। 7 7 के बराबर था, ध्यान से समझने की कोशिश करो मैं क्या समझा रहा हूं। 7 7 के बराबर है, मैंने इधर भी इंटू कर दिया 5 से और इधर भी इंटू कर दिया 5 से, तो क्या अपने पास दोनों वैल्यू बराबर रहेंगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक चीज समझते जाओ, एक एक पॉइंट आप लोग समझते जाइए, तो आप लोग को कहोगे सर बिल्कुल दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, बिल्कुल दोनों वैल्यू बराबर होंगी। यदि मैं इस 5 की जगह 4 लिख दूं, मुझे बताइए इस 5, बाकी सब कुछ मैं सेम रखूं, इस 5 की जगह अगर मैं 4 लिख दूं, अब भी क्या दोनों बराबर होंगे या पहले वाला छोटा हो जाएगा? तो आप कहोगे फर्स्ट वाला जो नंबर है सर वो अपने पास छोटा हो जाएगा, दोनों फिर बराबर नहीं रहेंगी। अगर 7 और 7 है बिल्कुल ठीक है, 5 से इंटू कर दिया मैं बराबर मान सकता हूं, लेकिन 5 की जगह अगर आपने 4 लिख दिया तो फिर बराबर नहीं रहेंगी, इधर वाली जो वैल्यू है वो अपने पास छोटी हो जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आई है। ये इधर वाली वैल्यू 5 की जगह जैसे आप लोग छोटा नंबर लिखोगे, तो छोटा नंबर लिखते ही वैल्यू भी ओवरऑल पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो अपने पास इधर वाले से छोटी हो गई। ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे।
तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई, ये अपने पास यहाँ पर वैसे भी इंटू करके देख सकते हो, 28 हो गया, ये 35 हो गया, तो 28 अपने पास छोटी होगी। बिल्कुल समझ में आया जगवीर सिंह? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये C था तब तो इसके बराबर है, अगर C की जगह एक मैं छोटा मान लिखूं, मुझे पता है C से छोटा मान A है, तो इसकी जगह अगर मैं A लिख दूं और C से छोटा मान इसकी जगह अगर मैं B लिख दूं, तो मुझे आप लोग बताइए अब की बार ये C क्यूब के बराबर होगा या अपने पास छोटा हो जाएगा? ध्यान से समझना आप लोग, जैसे ही अपने पास यहां पर समझने की कोशिश करना, हम लोगों ने क्या किया, C की जगह अगर हम लोग A लिख दें और C की जगह B लिख दें, छोटे मान लिख दें, तो वैल्यू छोटी होगी या बड़ी होगी? तो आप तुरंत कहोगे सर वैल्यू छोटी हो जाएगी। मान लो, देखना ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मान लो एक वैल्यू तो C से छोटी होती और एक वैल्यू C से बड़ी होती, तब तो आप लोग नहीं बता पाते कि सर छोटा होगा या बड़ा होगा, हमें नहीं पता। एक मान तो अपने पास छोटा होता C से और एक वैल्यू बड़ी होती, तब तो आप लोग नहीं बता पाते। लेकिन अब की बार दोनों ही वैल्यू छोटी लिख दी, इधर ये वैल्यू भी छोटी लिख दी, ये वैल्यू भी छोटी लिख दी, तो छोटा लिखते ही इधर मान बराबर नहीं होगा, C था तब बराबर था, छोटा लिखते ही इधर वाला मान छोटा हो गया। तो बताइए रिजल्ट A क्यूब प्लस B क्यूब RS अगर आप लोगों ने दे रहे थे तो उस टाइम इसको ऐसे प्रूव करना चाहिए था, इस प्रकार से प्रूव होता है। एग्जांपल के साथ अगर लेके चल रहा हूं साथ साथ, 5 की जगह अगर आप लोग 3 लिख देते हो, किसी को अगर ये नहीं समझ में आता है तो साथ एग्जांपल ले रहा हूं, 5 की जगह 3 लिख देते हो, 5 की जगह यहां 4 लिख देते हो, तो अब मुझे बताइए बड़ा होगा या छोटा होगा? तो तुरंत आप लोगों के ये बात तो समझ में आएगी ही आएगी, सर 5 जब था तब अपने पास बराबर था, अब की बार तो 3 लिख रहे हो तो ये तो छोटा होना ही होना है। तो यहां पर क्या अपने पास 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब लेस देन होगा अपने पास 5 के क्यूब के? तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये चीज आप लोग याद कर सकते हो, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये था अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने आपको समझाया ट्रायंगल का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रायंगल में 10 पॉइंट हैं, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, एक एक पॉइंट मैं पकड़ूंगा, उसको बिल्कुल क्लियर करवाते हुए चलूंगा और फिर हम लोग अगला पॉइंट पढ़ लेंगे, और तब तक आप लोग ए पॉइंट याद कर लेना, फिर कल की क्लास में ए पॉइंट पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा, ध्यान रखना आप लोग। हाँ, फाइनल रिजल्ट याद कर लो, फाइनल रिजल्ट आपको सिर्फ याद करना है। ये चीजें मैं समझाता हूं लेकिन बाद में भूलो तो भूल जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैं इसलिए समझाता हूं क्योंकि 3-4 मिनट आपके दिमाग में रहता है, 5 मिनट की कर क्या रहे हैं ये आपके दिमाग में रहता है, तो फिर ये चीज आपके लंबे समय के लिए याद रहती है, ये नहीं भूलते हो आप लोग। तो ये याद करो या नहीं करो, आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट में रिजल्ट याद कर लो। तो सही कर लो भाई, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलो, देखते चलो, कहीं गलती है तो उसको ठीक कर लिया करो भाई। गौरव कहीं पर गलत है तो उसको ठीक कर लो। मेरे साथ साथ करते चलो, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझते चलो। मैं हमेशा कहता हूं थ्योरी के नोट्स खुद बनाया करो। ना वरुण, कोई आवाज नहीं आ रही अभी तो। बात समझ में आ गई? और पेज है तो मैं वापस डलवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस डलवा दूंगा, ठीक है ना, मैं वापस डलवा दूंगा। इधर देखिए आप लोग, ये था अपने पास पहला पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग बातचीत की तरफ जाएंगे नहीं, अब हम लोग सीरियसली पढ़ेंगे और ये चैप्टर को बढ़िया तरीके से खत्म करके ही दम लेंगे, ताकि ज्योमेट्री से आपका डर हमेशा के लिए दूर हो जाए। पहला पॉइंट इसको याद रखना। देखिए 7 पॉइंट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं वापस से, इनको याद करना। पहला पॉइंट अपने पास ये था कि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो अपने पास 180 डिग्री होता है, याद रखना। दूसरा पॉइंट अपने पास ये था कि एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। देख लो आपको थ्योरी याद है क्या?
तीसरा पॉइंट अपने पास ये था कि दो भुजाओं का योग, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। चौथा पॉइंट ये था कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से, दो भुजाओं का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। 5 नंबर पॉइंट अपने पास ये था कि न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट क्या होता है, स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। अपने पास विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु क्या होते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर पॉइंट में मैंने लिखवाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है तो एक्यूट होगा, बराबर है तो राइट होगा और छोटा होते ही ऑब्ट्यूज हो गया। और एक 7 नंबर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैंने बताया क्यूब की फॉर्म में अगर कभी कभार आ जाता है तो स्क्वायर तो आप लोग याद रखते हो, लेकिन कभी क्यूब की फॉर्म में बन जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन सी क्यूब होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो देखो ध्यान से समझना, यहां पर अपने पास कोशिश करना आप लोग सीखने की। आप लोग देखिए पॉइंट नंबर मैं आप लोगों को 2 पढ़ा रहा हूं और 2 नंबर पॉइंट के मैं आपको 13 पॉइंट्स आप लोगों का मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला पॉइंट में 7 पॉइंट थे, याद रखना। दूसरा जो पॉइंट अपने पास है उसमें अपने पास टोटल 13 पॉइंट्स पढ़ेंगे। और देखना इतना बेसिक से अगर थ्योरी पढ़ लोगे ना तो 50% बच्चे तो क्वेश्चंस खुद ही करना शुरू कर देंगे। फिर यहां पर अपने पास 2 नंबर जो पॉइंट है उसको हम लोग देख रहे हैं एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। मैं फिर बार बार कह रहा हूं थ्योरी के नोट्स अगर कहीं और पेज या ऐसे डलवा दिया तो मैं एक बार फिर देख लूंगा, फिर भी आप लोग जरूर बनाना खुद से। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं पहला पॉइंट बेसिक क्लियर हुआ है। अब मैं आपको 4 सेंटर्स के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट अपने पास बेसिक था, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं जो 4 सेंटर्स होते हैं उसमें से पहला सेंटर मैं पढ़ा रहा हूं और मैं पढ़ा रहा हूं आपको एंगल बाइसेक्टर। तो याद रखना अगर किसी भी ट्राइंगल के किसी एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है, एक ट्राइंगल अपने पास ए बी और सी अपने पास यहां पर, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी, किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन अपने पास होती है, उस चीज को, किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन का जो नाम होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। बोलिए ठीक है क्या। यहां पर ध्यान रखना कोण एंगल बाइसेक्टर, इंग्लिश में एंगल बाइसेक्टर ही होगा, लेकिन हिंदी में कोण समद्विभाजक का नाम ओनली कोण द्विभाजक भी अपने पास आ सकता है और ओनली कोण भाजक भी अपने पास आ सकता है। ये चीज हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखना। कोण समद्विभाजक भी आ सकता है, कोण भाजक भी अपने पास आ सकता है, कोण द्विभाजक भी आ सकता है, ये याद रखना। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक पहला पॉइंट ये इसका नाम है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर दूसरा जो पॉइंट अपने पास है वो अपने पास इस प्रकार से है कि एक ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है, ध्यान से समझिए, ए बी और सी जो एंगल बाइसेक्टर अपने पास होता है, जो कोण समद्विभाजक जो अपने पास होता है, वो सामने वाली साइड को कुछ बच्चे यहां पर खुद ही समझ लेते हैं, खुद ही याद कर लेते हैं कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को बराबर बराबर बांटता है। यहां पर ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को इक्वली, ऐसा नहीं कि एंगल बराबर है तो ये साइड भी बराबर होगी। यहां पर अपने पास ये जो है एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में वो एंगल बनाने वाली साइड्स है। मुझे बताओ एंगल ए बनाने वाली साइड कौन कौन सी है, ये बात बताओ मुझे। यहां पर एंगल ए बनाने वाली साइड कौन कौन सी हैं, तो आप कहोगे सर एंगल ए बनाने वाली साइड एक तो ए बी है और एक ए सी है, तो बीडी और डीसी का जो रेशियो होगा वो हमेशा वही होगा जो ए बी और अपने पास ए सी का रेशियो है। ये बात आपको पता होना जरूरी है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि याद रखना ए बी और सी में ये साइड अगर 4 है, ये अगर 5 है और ये अगर अपने पास एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो रेशियो होता है यहां से यहां तक, वो रेशियो बराबर बराबर ये साइड नहीं होती। रेशियो अपने पास 4:5 होगा। एंगल बाइसेक्टर हमेशा सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना प्रत्येक बच्चा।
एक ही चीज को मैं 2 बार, 3 बार, 4 बार मैं बोलता हूं तो उसको ध्यान से आप लोग सुन लिया करो कि क्या मैं बोल रहा हूं, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल ए बनाने वाली साइड्स है। एंगल ए बनाने वाली साइड अगर ए बी और एसी है, उसका रेशियो अगर 4:5 है तो इसका रेशियो भी 4:5 होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आप लोग, ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और अपने पास सी। यहां पर अपने पास ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, ये लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका कोण समद्विभाजक है। एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली एक लाइन है। एंगल को 2 बराबर बराबर भागों में बांट रहा है ये, थीटा और थीटा। हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके एक पैरेलल लाइन खींचते हैं। किसके पैरेलल? एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन हम लोग एक खींचते हैं और इसको आगे बढ़ाने पर ये मान लो मिल रहा है पॉइंट ई पर। जो भी मैंने आपको कल की क्लास में भी मैंने बताया था, एक बार आज मैं फिर समझाता हूं। जो भी अपने पास प्रूव करना होगा, आगे की चीजें अपने पास पहले आएंगी, पहले की चीजें अपने पास आगे आएंगी। तो अपने पास यहाँ पर पहले हम लोग प्रूव करते हुए चल रहे हैं, आगे फिर से कभी काम में ले लेंगे। लेकिन आगे की चीजें अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं, तो उसमें से जो चीजें हमारे काम की होंगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसको आपको याद करना है। विकास जाट पूछ रहे सर माध्यिका क्या होती है? माध्यिका आएगी आपके माध्यिका आएगी कल की क्लास पर, मंडे को आएगी। तो विकास जाट आज आप क्लास छोड़ सकते हो। माध्यिका ही अगर आपको सीखनी है तो आप मंडे को आराम से आके क्लास लेना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि माध्यिका क्या होती है, हम लोग सीखेंगे। अब आप लोग यहाँ पर सीखने की कोशिश करो, बाकी बच्चे जो हैं वो सीखो। और विशाल आप निकल सकते हो भाई, अगर सिर्फ माध्यिका ही पढ़ना है तो मैं मंडे को आपको पढ़ाऊंगा। अब आप चाहे निकल सकते हो पतली गली से, क्योंकि नहीं तो आप बिना मतलब बच्चों को डिस्टर्ब करोगे भाई। ठीक है, दो लाइन अगर अपने पास कभी भी पैरेलल हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। दो लाइन अगर कभी भी अपने पास पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्या बचपन में पढ़ा था? क्या थोड़ा बहुत याद है? क्या किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर मुझे तो याद नहीं है? तो अब याद कर लो भाई। किसी को लगता है कि याद नहीं है तो अब याद कर लो, ये याद करना पड़ेगा। जहां पर लाइन और एंगल पढ़ाऊंगा वहां पर मैं वापस बता दूंगा। दूसरा पॉइंट, दो लाइन अगर कभी भी पैरेलल हैं, ध्यान से समझिए, यदि दो लाइन कभी भी अपने पास पैरेलल हैं तो याद रखना ऑल्टरनेट, ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो जो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं जब भी अपने पास जेड बन रहा हो, कल भी बताया था जब लाइन और एंगल में पढ़ाऊंगा उससे पहले ये सारी चीजें अपने पास आ चुकी होंगी। आपको याद हो चुका होगा कि जब भी जेड चाहे उल्टा बने चाहे सीधा बने, एकांतर जो कोण होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। क्या आपको याद है क्या? तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, यदि कभी भी अपने पास लाइन अगर पैरेलल हो, ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और ये यहां पर अपने पास डी ई पैरेलल लाइन अगर है, तो पैरेलल लाइन होते ही ध्यान रखना हम लोग लिख सकते हैं ए डी अपॉन अपने पास डी बी बराबर ए अपॉन ई सी। सर ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो ये अभी प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैं ये प्रूव कर रहा हूं। इसको प्रूव करने के लिए मैं ये काम में लूंगा, इसको प्रूव करने के लिए कोई और चीज आएगी, और उसको प्रूव करने के लिए कोई और चीज आएगी। तो फिर आप लोग एक चीज पढ़ते टाइम दूसरी में निकल जाएंगे, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में। फिर हम लोग वापस जब आएंगे तब तक कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा कि देखिए इसके माध्यम से मैंने पूरा गणित करवा दिया, और वो पूरा मिक्स हो जाएगा। तो जब सिमिलरिटी में पढ़ाऊंगा, समरूपता में पढ़ाऊंगा, तब मैं मेरी तरफ से, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मैं मेरी तरफ से इसको प्रूव करूंगा कि ये कैसे प्रूव हुआ। यहां पर मैं मेरी तरफ से ही प्रूव करूंगा। तो अभी आप लोग ये चीज याद कर लो, 3 पॉइंट, इन चीजों को हम लोग, ये जो है सिमिलरिटी में मैं खुद ही प्रूव कर दूंगा, याद रखना। थेल्स थ्योरम बिल्कुल ठीक है, कुछ बच्चों को याद भी है। देखिए, तो ध्यान रखना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं।
लाइन अगर पैरेलल है, पहला पॉइंट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये एक ट्रांसवर्स लाइन के या तो दोनों ऊपर वाले या दोनों नीचे वाले, एक ही तरफ या तो दोनों ऊपर या दोनों नीचे, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, याद रखना। अपने पास ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं, एकांतर कोण भी जो होते हैं, वो अपने पास बराबर होंगे, थीटा और थीटा। और तीसरा लाइन पैरेलल होती है, एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी लिख सकते हो। यहां आपको याद रखना पड़ेगा, यहां आपको रटना पड़ेगा। अब देखिए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, दोनों एंगल बराबर क्यों है? पहली बात ये बताओ। एक एक पॉइंट में पूछता रहूंगा और मैं समझाता रहूंगा। एक पहला पॉइंट मुझे बताइए, ये कोण थीटा और ये कोण थीटा दोनों बराबर क्यों हैं? ये बात बताओ मुझे सभी लोग सबसे पहले। तो आप लोग कहोगे सर यहां पर एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों बराबर होते हैं ही। एडी यहां पर क्वेश्चन में ही गिवन है कि एंगल बाइसेक्टर है। और मैं कहूंगा पॉइंट नंबर 1 को मैं काम में ले रहा हूं सबसे पहले। पॉइंट नंबर 1 को मैं काम में ले रहा हूं। मुझे बताइए, दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। नहीं दिखाई दे आपको तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए मिटा देता हूं ताकि आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिखाई देना शुरू हो। ये दोनों लाइन अपने पास पैरेलल हैं। लाइन पैरेलल अगर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। तो ये थीटा है, ये थीटा, पहला पॉइंट मैंने काम में लिया है। दोनों बराबर कैसे हो गए बताओ, समझ पाए हो क्या? आप कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात समझ में आई है, दिखाई दे गया, बिल्कुल ठीक है। अगला पॉइंट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। मैं दूसरा पॉइंट काम में ले रहा हूं। जब भी लाइन अगर कभी भी पैरेलल हो, तो जब भी जेड अगर बन रहा हो तो अपने पास यहां पर एंगल बराबर होंगे। तो ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। मैंने दूसरा पॉइंट काम में ले लिया है। जो 3 पॉइंट मैंने लिखवाए थे उसमें से पहला और दूसरा मैंने काम में ले लिया है। क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल, बिल्कुल प्रत्येक बच्चे के समझ में आया। देखिए, कितनी भी टफ चीजें हो मैं आपको आसानी से समझा दूंगा सिस्टमेटिक तरीके से, लेकिन कल तक आप लोग भूल जाओगे। कल इनको जरूर पढ़कर आप लोग आना। एक बार तो मैं बहुत सही, कुछ भी कितना भी टफ हो मैं समझाऊंगा तो 100% आपके समझ में आएगा। यहां पर अब मैं तीसरा पॉइंट काम में लूंगा। मुझे एक बात बताइए, ये अगर अपने पास एंगल बाइसेक्टर था, डी पॉइंट मान लो, तो मुझे बताओ तीसरे पॉइंट से पैरेलल लाइन। अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इस बड़े वाले ट्रायंगल में ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला जो ट्रायंगल अपने पास है बड़े वाला, ये वाली लाइन और ये जो अपने पास है, ये दोनों लाइन अपने पास पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइन होते ही बताओ इस बड़े वाले ट्रायंगल में आप लोग क्या लिख सकते हो? क्या आप लोग लिख पाओगे क्या कि सर हम लोग लिख सकते हैं बी ए अपॉन अपने पास ए ई बराबर बी डी अपॉन डी सी। पैरेलल लाइन होते ही तीसरा पॉइंट मुझे बताओ, बी ए अपॉन ए ई बराबर बी डी अपॉन डी सी। क्या लिख सकते हैं क्या बताओ? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हमें बात समझ में आई है। और देखिए, दो एंगल बराबर है, थोड़ी देर पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हो तो उसके सामने की साइड बराबर होंगी, याद रखना। एक ट्रायंगल की अगर दो एंगल बराबर हो, थोड़ी देर पहले ही मैं बता कर आया हूं, दो एंगल अगर बराबर हो तो सामने की साइड बराबर होगी। तो ए ई की जगह क्या आप लोग ए सी लिख सकते हो क्या? तो यहां पर अपने पास बी ए ई की जगह मैं क्या लिखवा सकता हूं आपसे? ए सी में लिखवा सकता हूं बराबर अपने पास है बी डी अपॉन अपने पास डी सी। यही तो हम लोगों को प्रूव करना था कि बी डी अपॉन डी सी किसी भी ट्रायंगल में, तो ये इस प्रकार से प्रूव होता है, ध्यान रखना। देखिए, मैंने एक एक स्टेप आप लोगों से कही है, सामने मैंने ये बताया है, बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं। फिर भी कुछ बच्चों के, बहुत बार 1-2% बच्चे होते हैं जिनको लास्ट में लगता है कि ये तो
सोल हो गया, अरे यार ये तो समझ में आ गया, ऐसे कैसे हो गया, तो एन बोलना शुरू कर देता है। तो मैं कहूंगा एक बार मैं सिस्टमेटिक तरीके से बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, हर चीज पूछते हुए आपको साथ लेकर चलूंगा, और फिर लास्ट में आप लोग क्या करोगे, लास्ट में इसको वापस रिपीट करके 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार खुद भी देख सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। उससे फायदा क्या होगा। एसी कैसे हो गया, एसी ऐसे हो गया नंदलाल कि यहां पर एक ट्रायंगल की दो एंगल अगर बराबर हैं, मैंने आपको जो 5 नंबर पॉइंट पढ़ा रहा था बेसिक का, तब मैंने बताया था दो साइड बराबर तो सामने के एंगल बराबर, दो एंगल अगर बराबर हैं तो फिर दो एंगल अगर बराबर हैं तो फिर सामने की साइड भी बराबर होगी। ये अपने पास यहां पर ए अपॉन ए सी, ये तो देखिए मैंने 3 नंबर पॉइंट से लिखा है, लास्ट स्टेप में फिर बता देता हूं, ये तो मैंने यहां से देख के लिखा है पैरेलल लाइन होते ही। उसके बाद ये थीटा है और ये भी थीटा है, दो एंगल बराबर हो गए तो सामने की साइड भी बराबर, तो ए की जगह आप लोग एसी भी लिख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर ध्यान से समझना, एंगल बाइसेक्टर के लिए आप लोग क्या लिख सकते हो, बी डी अपॉन डी सी बराबर क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। यही तो हम लोगों को प्रूव करना था और ये यहां पर आ गया है, बी डी अपॉन डी सी बराबर, चाहे बी ए अपॉन ए सी लिख लो या बी ए को तो आप लोग ए बी भी लिख सकते हो। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और इसी चीज को हमें प्रूव करना था, इसी टाइप से हमें प्रूव करना था। तो याद रखना अपने पास यहां पर ये प्रूव याद रहे या नहीं रहे वो तो मैं बताऊंगा, मेरी आदत में है। जो चीजें एसएससी ने, रेलवे ने या सीडीएस ने आज तक पूछी हैं उनका प्रूव मैं करवाते हुए चलूंगा। जो नहीं पूछी आज तक लेकिन मुझे लगता है कि क्या पता क्वेश्चन आ जाए, उसको मैं प्रूव नहीं करवाऊंगा, उसको कहूंगा मैं डायरेक्ट भी आप लोग याद कर लो, और आप प्रूव करना चाहते हो तो उसको फिर खुद करो। बीडी अपॉन बीसी क्यों लिख रहे हैं, बीडी अपॉन बीसी तो कहीं नहीं लिख रहे भाई हम लोग, बीडी अपॉन बीसी तो बोर्ड पर कहीं नहीं है, यहां पर देख लो। संतोष पांडे कहीं नहीं लिखा मैंने, बीडी अपॉन बीसी तो मैंने कहीं नहीं लिखा, आप देख सकते हो भाई। देखिए ध्यान से समझना, ममता मीना कह रही है कि 1 आवर कंप्लीट, 1 आवर कंप्लीट पता ही नहीं लगेगा आपको टाइम का, ये तो 1 घंटा, मतलब आपको 1.25 घंटे हम लोग क्लास ले रहे हैं। अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से पिछली क्लासेज अगर पढ़कर आए तो आपको पता ही नहीं लगता टाइम का कि कब टाइम अचानक से 1.25 घंटा हो गया। आपको लगेगा अभी तो यार 10-15 मिनट ही हुए पढ़ते हुए, और वो 1.25 घंटा निकल जाता है। ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको पिछली चीजें पढ़नी पड़ेंगी, वो याद करनी पड़ेंगी। याद कर लोगे तो टाइम बहुत फास्ट भागता है, नहीं याद करोगे तो घर वाले आपको मोबाइल देकर या लैपटॉप पर बिठा देंगे कि भाई अब जाकर पढ़ो। आप लोगों से वो 1.25 घंटा पास होना मुश्किल हो जाएगा। सुबह सुबह नींद भी बहुत आती है, ठीक है ना। ये टाइम इसीलिए किया है हम लोगों ने क्योंकि मॉर्निंग में एक तो नेटवर्क पिछले मतलब अब बोलने से खराब हो जाता है बहुत बार, इसलिए मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन एक तो नेटवर्क का कहीं पर इश्यू नहीं आता मॉर्निंग में। आपकी तरफ भी नेट बड़ा फास्ट रहता है, मेरी तरफ भी नेट बड़ा फास्ट रहता है, तो मॉर्निंग की क्लास का एक फायदा रहता है कि नेटवर्क आराम से हम लोग क्लास ले पाते हैं बिल्कुल सही तरीके से। नोट्स दक्ष मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मुझसे, आप यहां पर नोट्स ऐसे बनाते चलो मेरे साथ साथ। तो देखिए ध्यान से समझना, पॉइंट नंबर 3 मैं आपको समझा रहा हूं। एक ट्रायंगल में मुझे सभी लोग मिलकर बताइए एक बार, एक जो त्रिभुज अपने पास होता है ए बी और सी, इसमें अपने पास कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे। एक ट्रायंगल ए बी सी में, तीसरा पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक ट्रायंगल ए बी और सी में कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे, ये बात मुझे बताना सब लोग मिलकर। तो आप लोग कहोगे सर एक ट्रायंगल में अपने पास 3 एंगल बाइसेक्टर होंगे, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, और इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, और ये अपने पास एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर।
ये अपने पास है पॉइंट नंबर 3 जो आप लोगों को याद करना है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर यानी कि अंत के अंदर। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको इन सेंटर या हम लोग अंत के अंदर बोलते हैं। ये बात आप लोग याद रखना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना सब बच्चे मिलकर। ये तो इन सेंटर था, इसका नाम होता है, अभी इनका नाम है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि इसका इन सेंटरी नाम क्यों होता है, वो मैं आगे डिस्कस कर लूंगा, लेकिन नाम है आपको याद रखना ही पड़ेगा। किसी व्यक्ति का जो नाम है वो आपको याद रखना ही पड़ता है, ध्यान रखना। तो ऐसे ही ये अपने पास इसका इन सेंटर जो नाम है वो एक बार आप लोग याद कर लीजिए। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर बोलेंगे, याद रखना। मैं आऊंगा सर की जगह। शिवा सिंगल क्या कहना चाह रहे हो, पता नहीं आप किसकी कौन सी जगह आना चाह रहे हो। पंकज हैप्पी मैरिज राहुल ऐसे लिख रहा है। पढ़ते हैं, चलिए। कुछ बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं बीच में, मत किया करो। पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान रखा करो। जितनी चीजें आप लोग पढ़ कर आओगे उतना ही मैं आपको और अच्छा पढ़ाऊंगा। डिस्टर्ब मत किया करो, बहुत बढ़िया मैं आपको पढ़ाऊंगा उतना ही, लेकिन आप सिर्फ ध्यान ध्यान दीजिए। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए। मुझे एक बात, जो 4 नंबर पॉइंट है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी। 4 नंबर जो पॉइंट है अपने पास ए बी और सी, पीछे आते हैं यही लिख देते हैं। 3 नंबर के पास ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। इसका यहां से अपने पास एडी है, दूसरा अपने पास यहां से बीई है और तीसरा यहां से सी एफ है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। और इन सेंटर बताओ एंगल बाइसेक्टर को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, ये बात बताओ मुझे। तो याद रखना इन सेंटर जो है वो ए आई और आई डी का जो रेशियो अपने पास होगा, ए आई और आई डी का जो रेशियो वो अपने पास होगा बी प्लस सी इज टू ए का रेशियो होगा, ये आप लोग याद रखना। यहां पर अपने पास मान लो किसी बच्चे को बी आई और आई ई का रेशियो चाहिए, तो मैं बता दूं बी आई और आई ई का जो रेशियो होगा, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। बी आई और आई ई का जो रेशियो होगा वो अपने पास होता है ए प्लस सी इज टू बी का रेशियो होगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। तीसरा अपने पास सी आई और आई एफ का रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं, सी आई और आई एफ का जो रेशियो मैं अगर आप लोगों से पूछता हूं तो वो अपने पास जो होगा वो क्या होगा बताइए। तो यहां पर अपने पास ये जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ए प्लस बी इज टू अपने पास सी, ये अपने पास रेशियो होता है। ये आपको याद रखना चाहिए कि इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है। कुछ बच्चे शुरुआत में, एक दो बच्चा 2:1 लिख रहा था। 2:1 ध्यान रखना सेंट्रोइड करता है मीडियन को, माध्यिका को करता है गुरुत्व के अंदर, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इन सेंटर तो अपने पास इसी रेशियो में डिवाइड करता है, याद रखना। तो ये चीज क्या आप लोगों की याद हुई है क्या कि ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा इन दोनों साइड को हम लोग जोड़ते हैं और ये अपने पास ए। जैसे अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आइए अब मैं आपको समझाता हूं, प्रत्येक बच्चे को कोशिश करना समझने की। मुझे एक बात बताओ सब बच्चे मिलकर कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी। एक ट्रायंगल अपने पास ए है, बी है, सी है। यहां से अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं एडी, तो ये वाली साइड अगर अपने पास सी और ये साइड अगर अपने पास बी और ये साइड अगर अपने पास यहां से यहां तक ए अगर है, तो मुझे बताओ रेशियो कितना होगा। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। तो ये यहां से यहां तक तो अपने पास सी होगा और इधर वाला कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये अपने पास बी होगा।
तो मुझे बताओ बीडी का मान क्या होगा। तो बीडी की जो वैल्यू अपने पास होगी तो आप बोलोगे सर ए के नीचे टोटल लिखो सी प्लस बी और पहला भाग चाहिए तो इंटू कर दो सी से। जैसे मुझे बताओ सीडी का मान चाहिए, रियल वैल्यू चाहिए, तो टोटल ए के नीचे तो रेशियो का टोटल सी प्लस बी और इंटू कर देंगे हम लोग बी से। ऐसे रेशियो में हम लोग डिवाइड करते हैं। ये बात मुझे बताओ कि आपको सभी को याद है क्या। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। मैं आपको फिर समझाता हूं एक एग्जांपल से, ध्यान से समझना। ये अपने पास मान लो अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी और यहां पर अपने पास ए बी और सी, ये साइड 4 है, ये 5 है और ये 7 है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। तो ये अपने पास 4 होगा और ये अपने पास 5 होगा। तो बीडी का मान मुझे बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे सर टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 4 प्लस 5 और इंटू कर देंगे 4 से, ये आ जाएगा। और सीडी के लिए 7 के नीचे अपने पास 4 प्लस 5 और इंटू कर देंगे 5 से, तो अपने पास ये आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। ये कैसे डिवाइड कर लिया रोशन। रेशियो में तो आपको डिवाइड, ये तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भाई रेशियो ये होता है। ये बात तो आपको थोड़ी देर पहले एक 2 नंबर पॉइंट ही मैंने ये समझाया। और रेशियो में आपको डिवाइड करना आना चाहिए कि अपने पास यहाँ पर सी अनुपात बी अगर है तो टोटल ए, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल सी प्लस बी, पहला चाहिए तो सी से गुना और दूसरे का चाहिए तो बी से गुना। पहली बात तो क्योंकि ये एसएससी रेलवे और सीडीएस का बैच है तो किसी चीज को रेशियो में तो आप लोगों को बांटना आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात अपने पास यहां से नहीं आता तो मैंने बता भी दिया है 2 एग्जाम्पल से, तो अब तो भाई आना चाहिए। टोटल के नीचे टोटल 4 प्लस 5, पहला चाहिए तो 4 से गुना और दूसरा चाहिए तो 5 से गुना। एक बार बताओ ये आप लोग समझ पाए हो क्या। मैं एक बार फिर समझाता हूं, याद रखना। ये अपने पास दिया हुआ है यहाँ पर 7, ये साइड दी हुई ना, दिखाई नहीं दे रहा आपको, 7 ये दी हुई, ये 5 दी हुई है, 4 दी हुई है, क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। ऐसे तो आप पूछ सकते हैं 4 कहां से आया। पीडीएफ सही नहीं है तो मैं वापस सेंड करवाता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर डलवा दूंगा। अब देखना, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से, ध्यान से समझना, इसको यहां पर अगर मैं मिला देता हूं, ये मान लो ई पर अगर जाकर मिले, तो अब मुझे बताओ क्या ए ई और ईसी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो आप कहोगे सर ए ई और ईसी का रेशियो, अगर ये एंगल बाइसेक्टर अगर अपने पास है तो ए ई और ईसी का रेशियो वही होगा जो एंगल बी बनाने वाली साइड है, बी ए अपॉन बी सी। ये चीज मैं थोड़ी देर पहले आपको एंगल बाइसेक्टर के लिए 2 नंबर पॉइंट समझा कर आया हूं। एक बार बताओ कि आपको याद है क्या। हाँ और ना मिलकर बताइए कि क्या आपको ये चीज याद है क्या। बताओ मुझे कि एंगल बाइसेक्टर जो अपने पास, ये कोण समद्विभाजक अगर अपने पास हुआ, एंगल बाइसेक्टर अगर अपने पास हुआ, तो एई और ईसी का रेशियो अपने पास वही होगा जो बीए और बीसी का रेशियो है। क्या 2 नंबर पॉइंट मैंने अच्छे से प्रूव भी किया था और याद भी करवाया था, कि याद है क्या। मान लो इसमें बड़े वाले ट्रायंगल में नहीं लगाकर, ध्यान से समझना, आप यहां पर है समझने वाली बात, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में नहीं लगाऊं, मुझे एक बात बताइए, यदि मैं इन चीजों को बड़े वाले ट्रायंगल में नहीं लगाकर ओनली अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में ही लगाऊं, एंगल बाइसेक्टर यहीं तक अगर मैं लगाता हूं, तो मुझे अब बताइए इस ट्रायंगल में आप लोग क्या लगा सकते हो, ये बताओ मुझे। अगर ये आई अपने पास है, ओनली मैं इस ट्रायंगल में लगाता हूं, ध्यान से समझना, मैं पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर नहीं लगाकर, थ्योरम नहीं लगाकर, मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर लगाऊं, तो मुझे अब बताओ यहां पर आप लोग ए आई और आई डी का रेशियो क्या लिख सकते हो, ये बताना। सब लोग, आगे नहीं बढ़ा रहा हूं मैं, सिर्फ इस ट्रायंगल में लगा रहा हूं, तो एक बार देखकर बताना कि क्या हम लोग ए आई अपॉन आई डी को
ए आई और आई डी का जो रेशियो अपने पास होता है उसको मैं लिख सकता हूं क्या कि अपने पास ये एंगल बनाने वाली साइड कौन सी है, तो आप कहोगे सर एक साइड तो अपने पास ए बी है और दूसरी बताओ बी सी लिखोगे या बी डी लिखोगे, तो आप कहोगे सर अब की बार ये छोटे वाला ही ट्रायंगल है तो ये एंगल बनाने वाली साइड ए बी तो यहां तक है और दूसरा आप लोग बी डी लिखोगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम छोटे वाले ट्रायंगल में कैसे लगा दी, ये बात बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताते चलो भाई। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको ए आई और आई डी का जो रेशियो है वो अपने पास ए बी और बी डी का रेशियो कैसे आ गया? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। बार बार मैं यही करवाता हुआ जा रहा हूं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम 2 नंबर पॉइंट पढ़िए, वहां से समझ में आएगा आशीष आपको। 2 नंबर पॉइंट याद करो भाई। बाकी बच्चों के समझ में आ गया आशीष को छोड़ के, तो आशीष 2 नंबर पॉइंट याद करो। एंगल बाइसेक्टर जो होता है ए आई और आई डी का जो रेशियो वही होगा जो एंगल बी बनाने वाली साइड है, तो बी ए। और अब की बार बी सी नहीं लिखोगे क्योंकि इसी ट्रायंगल में लगा रहे हैं, तो हम लोग बी डी लिखेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ए बी की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? अगर मैं रियल वैल्यू की बात करूं तो आप कहोगे सर ए बी का जो रियल मान है वो आप लोग लिख सकते हो सी, और मुझे बताओ बी डी की जगह क्या लिख सकते हो? तो ये तो रेशियो में सी अनुपात बी, रियल वैल्यू तो बी डी की ये है, इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर मैं लिख सकता हूं ए इंटू सी अपॉन अपने पास बी प्लस सी, ये अपने पास लिखा जा सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से C अपने पास कट जाएगा और अपने पास ये ऊपर चला गया, तो B प्लस सी इज टू ए। ये यहां पर ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा मुझे बताइए, ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास B प्लस सी इज टू ए आ गया है क्या? ये बात बताना मुझे सभी लोग मिलकर। तो ये b प्लस सी इज टू ए आई और आई डी, बी प्लस सी इज टू ए कहां से आया वो चीज इधर मैंने समझाने की कोशिश की है, जो थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था कि रिजल्ट आए कहां से। अब बोलिए क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? अब वो समझ में आए नहीं आए ये पॉइंट आपको याद रखना है भाई। मैं तो आपको हर चीज जो आज तक आई हुई है उसका क्यों समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि चाहे आप लोग किसी भी बैकग्राउंड से होता है, बच्चा जब बेसिक समझ लेता है तो उसको ये चीज याद रहती है। ठीक है ना? तो 4 पॉइंट, इसके टोटल वैसे 13 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट अपने पास हो चुके हैं, इनको आप लोग याद करके आना। बाकी आप लोगों को देखिए ऐसे हमारा चलेगा। पहला पॉइंट मैंने करवाया, अब मैं दूसरा पॉइंट करवा रहा हूं। जैसे ही दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा मैं पहले पॉइंट के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब तक पहला पॉइंट अच्छे से याद कर लो। फिर तीसरे की थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगी तो दूसरे पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन, इन सेंटर पर बेस्ड क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। फिर चौथा पॉइंट जैसे ही मैं आपको थ्योरी पढ़ा दूंगा, क्वेश्चंस मैं तीसरे पॉइंट पर करवाऊंगा, ताकि थ्योरी थोड़ी सी 1-2 दिन पुरानी हो जाए, उसको आप लोग वापस रिकॉल करने में आपको टाइम लगे। तुरंत थ्योरी पढ़ाई और तुरंत क्वेश्चन करवा दूंगा तो वो थ्योरी आपके सामने ही रहती है, फिर आप लोग उसको भूलते नहीं हो। इसलिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और थ्योरी क्वेश्चंस पहले वाले के, ऐसे हम लोग चलते चलेंगे। आज के लिए अपनी क्लास थी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं।